स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा कितनी बढ़ गई है। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी हाल ही में ममता बनर्जी महाराष्ट्र के दौरे पर थी और वहां वो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। इसके साथ साथ शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे से भी ममता बनर्जी ने मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस के तमाम नेता उनके बयान पर आपत्ति जताया। इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में यूपीए का अस्तित्व खत्म हो चुका है, क्या वाकई में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ममता बनर्जी को लेकर के, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इस चुनाव में वहां की जनता ने टीएमसी को अप्रत्याशित बहुमत से जिताया था और आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मुकाबले अगर कोई पार्टी थी तो बीजेपी थी और बीजेपी से ही टीएमसी का मुकाबला था और ममता बनर्जी को वहां पर भारी बहुमत से वहां की जनता ने जिताया। तो इस जीत के बाद ममता बनर्जी को ये लगने लगा है कि टीएमसी ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, यानी कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकती है। क्योंकि उनको जो जीत मिली, बंगाल में जो जीत मिली वो अप्रत्याशित थी और वहां पर बीजेपी और टीएमसी को छोड़कर के जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सीपीआई सीपीएम जैसी जो पार्टियां हैं, उन सभी का कोई वहां पर अपना उस तरह का वोट बैंक नहीं जिस तरह से ममता बनर्जी का है। और हाल के दिनों में बीजेपी ने अपना वोट बैंक वहां पर बनाया। इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी को वहां पर करारी हार का मुंह देखना पड़ा। तो इस जीत से ममता बनर्जी को ये लगने लगा कि यही वो समय है कि अपने आप को वो विपक्ष का नेता खड़ा करे और उनकी नजर जो है, उनकी महत्वाकांक्षा 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, दिल्ली पर है उनकी नजर। यही वजह है कि ममता बनर्जी अभी पश्चिम बंगाल में बहुत कम रहती है, लेकिन दूसरे स्टेट का दौरा कर रही है और वहां के नेताओं से मुलाकात कर रही है और मुलाकात करके और कोशिश उनकी ये हो रही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो, उस लोकसभा चुनाव में रीजनल पार्टियां उनको सपोर्ट करे और उनको नेता बनाए। इसी सिलसिले में ममता बनर्जी अपने स्टेट को छोड़ करके, यानी कि पश्चिम बंगाल से निकल करके बाकी स्टेट का दौरा कर रही है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी एक काम और भी कर रही है। नेताओं से मुलाकात तो उनका सिलसिला जो है वो जारी ही है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने क्या किया है कि पश्चिम बंगाल के बाहर भी अपना जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में ममता बनर्जी अभी हाल ही में मेघालय में कांग्रेस के 17 विधायक में से 12 विधायक को तोड़ करके अपनी पार्टी में वो शामिल करवा ली। मेघालय वो जगह है जहां पर कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई थी और ममता बनर्जी का अपना मेघालय में कोई जनाधार नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया कि वहां जो विपक्ष में जो बैठे हैं, कांग्रेस के विधायक जो बैठे हुए थे, सीएम वहां के पूर्व सीएम थे मुकुल संगमा, उनके साथ साथ 12 विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में वो शामिल करा ली। आज के डेट में टीएमसी मेघालय में विपक्षी पार्टी बनी हुई है। वहां से निकलने के बाद ममता बनर्जी गोवा पहुंची। गोवा में भी चुनाव होना है और गोवा में ममता बनर्जी भी वही काम की। कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके साथ साथ कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवा ली। ये सिलसिला थमा नहीं है, ये सिलसिला अभी जारी ही है। वहां से अगर नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो यहां भी ममता बनर्जी ने अपना खेल किया है। यहां भी वो कांग्रेस को ही तोड़ने का काम किया है। यहां पर सुष्मिता देव, अभिजीत मुखर्जी, उसके बाद कीर्ति झा आजाद, अशोक तंवर जैसे नेताओं को वो अपने पार्टी में शामिल करवाई है। ये जो ममता बनर्जी की जो कवायद है वो है कि अपना जनाधार बढ़ाना, ताकि 24 का जब लोकसभा का चुनाव हो तब वो क्षेत्रीय नेताओं को ये कह सके, ये दबदबा उनका रहे कि क्षेत्रीय नेता जो हैं उनको नेता मान लें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। इसी के कवायद में ममता बनर्जी लगातार जुटी हुई है और यही वजह थी कि जब वो महाराष्ट्र पहुंची और शरद पवार और आदित्य ठाकरे से मुलाकात के बाद जो उन्होंने कहा कि यूपीए का अब कोई अस्तित्व नहीं है, यूपीए जैसी कोई चीज नहीं है, तो उनका सीधा सीधा निशाना कांग्रेस पर था। उनका यह कहना था कि कांग्रेस के सहारे
विपक्ष आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को छोड़ करके भी बाकी अगर पार्टियां साथ में आ जाएं तो विपक्षी एकता की बात बन सकती है और वो लोग बीजेपी से मुकाबला करेंगे। क्योंकि अभी तक यूपीए के अंडर गाइडेंस में, यानी कि कांग्रेस की जो बनाई हुई है यूपीए, और यूपीए के सहारे ही बीजेपी का मुकाबला बाकी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। तो ममता बनर्जी यहाँ पर इशारों इशारों में ये उनका यही कहना था कि कांग्रेस में अब वो बात नहीं है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाए। वो वहां से निकल करके आगे बढ़ने का काम कर रही है, ये सोच रही है, इस दिशा में वो काम कर रही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी की जो बैठक थी, उस बैठक में शरद पवार भी बैठे हुए थे, लेकिन शरद पवार ने ममता बनर्जी के जो बयान थे उस बयान पर अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उस सामना के जरिए शरद पवार अपनी बात जरूर कह गए कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। अगर ममता बनर्जी ये सोच रही है तो ये बहुत ही मुश्किल है। और यही बात शिवसेना ने भी अपनी तरफ से कहा कि विपक्षी एकता की अगर बात है तो कांग्रेस को साथ में लेकर के चलना होगा, बिना कांग्रेस के विपक्ष बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात ममता बनर्जी को भी समझनी चाहिए। अब हम बात कांग्रेस को लेकर के ही हम करना चाहेंगे, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस पे ममता बनर्जी ने उठाया है कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस को वो टारगेट कर रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ममता बनर्जी अगर ये सोच रही है कि कांग्रेस के बिना विपक्ष हो सकता है और वो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, तो ये बहुत ही असंभव वाली बात है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश में कोरोना से पहले कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ दिए और अपने बहुत सारे नेताओं के साथ वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तब वहां से कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, और बात करें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो ये भी वो स्टेट है जहां पर जनता के पास सिर्फ दो विकल्प है, या तो कांग्रेस या फिर बीजेपी। अगर बीजेपी सत्ता में है तो अगले चुनाव में उनके पास कांग्रेस विकल्प होता है। बाकी जो वहां रीजनल पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है, अभी तक तो यही है कि अस्तित्व नहीं है। तो हम यहाँ के बाद अगर साउथ की स्टेट की अगर हम बात करें, दक्षिण भारतीय राज्य की अगर हम बात करें, तो दक्षिण भारतीय राज्य में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य हैं। और ये वो राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा है, और इन क्षेत्रीय दलों के साथ साथ कांग्रेस की भी अपनी एक जगह है। क्योंकि इन साउथ के स्टेट में अगर वहां की जनता क्षेत्रीय दल से अगर नाराज होती है तो उनके पास एक विकल्प के तौर पे कांग्रेस है कि कांग्रेस को ही वो वोट करती है, बाकी किसी पार्टी को वोट नहीं करती है, एक कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो। क्योंकि वहां या तो रीजनल पार्टी की सरकार होती है, ज्यादातर रीजनल पार्टी ही रही है, नहीं तो कांग्रेस वहां पर सरकार बनाती है। लेकिन अब तक का जो पैटर्न देखा गया है, बीजेपी कर्नाटक के साथ साथ बाकी राज्य में भी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक में भी क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है, वहां बीजेपी ने अपनी जगह जरूर बनाई है, लेकिन कांग्रेस का वहां पर अपना जनाधार आज के डेट में भी है। तो आप किसी भी तरह से, कहीं से भी आप कांग्रेस को नजरअंदाज करके विपक्षी एकता की बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, बेशक कम हो लेकिन है वोट बैंक। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो संसद में बीजेपी के बाद अगर कोई बड़ी पार्टी है जिसका सांसद ज्यादा है तो वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस के 50+ सांसद हैं जो अभी हैं, इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी की बात करें, जो कांग्रेस को छोड़ करके आगे बढ़ना चाह रही है विपक्षी एकता को लेकर के, तो ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में है, और बंगाल से कितने सांसद चुन के आए हैं ये ममता बनर्जी को अच्छी तरह से पता होगा। सिर्फ एक बंगाल को लेकर के आप राष्ट्रीय परिदृश्य की तरफ नहीं सोच सकते, आपको जनाधार बढ़ाना होगा। और बाकी जितनी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो बीजेपी के अगेंस्ट में है, बीजेपी का मुकाबला कर रही है एज ए विपक्षी, तो वो सब भी अपने ही स्टेट में है, स्टेट से आगे नहीं बढ़े हैं। चाहे वो आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर साउथ की जो पार्टियां हैं, वो सब भी अपने ही स्टेट तक सीमित हैं। और अभी तक का जो परिदृश्य है, जो मैं समझ रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, उसमें यही है कि वो सभी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को ही
अपना कांग्रेस को ही आगे करके वो विपक्षी एकता की बात करती है। ममता बनर्जी की तरह नहीं करती है। बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि कोई क्षेत्रीय पार्टी का नेता अचानक से देश का प्रधानमंत्री बन गया हो। ममता बनर्जी अगर ऐसा सोच रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनको अपना जनाधार बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है उसको अगर देखा जाए तो बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के वोट बैंक हैं, उनका जनाधार है, तो उनके बिना आप आगे नहीं चल सकते। तो हालांकि अभी 24 दूर बहुत ज्यादा नहीं है, ममता बनर्जी की कोशिश कामयाब हो सकती है, लेकिन अगर वो कांग्रेस को छोड़ेगी तो संभव नहीं है। तो मेरा ये कांग्रेस को लेकर के और ममता बनर्जी को लेकर के ये एनालिसिस था। आपको अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।